Hi, good evening, and welcome back to my YouTube channel. So, as I said, 2 days back in on my YouTube channel that I'm going to discuss the questions asked by UPSC in this year prelims paper. See, after the paper, as you are aware, कि पेपर की डिस्कशन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इनफैक्ट जिस दिन प्रीलिम्स का पेपर था उस दिन पीडब्ल्यू के ऑफिशियल चैनल पे यूपीएससी वाला पे मैं ऑलरेडी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस डिस्कस कर चुका हूँ. ठीक है, तो देखिए पॉइंट ये है कि अगर क्वेश्चन ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डिस्कसिंग द क्वेश्चंस अगेन. दोबारा से क्वेश्चंस लाने का मतलब क्या है? देखिए, आज का जो वीडियो मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ रिगार्डिंग दी क्वेश्चंस आस्क्ड फॉर द यूपीएससी इन 2023 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, द ओनली पॉइंट इज कि यहाँ पे जो एक मिथ बना है कि पेपर बहुत टफ था यूपीएससी का प्रीलिम्स का, उस मिथ को हम क्रैक करना चाहते हैं. ठीक है, बहुत सारे लोगों ने मैंने देखा यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें उन्होंने लिखा है कि एलिमिनेशन हैज़ बिन एलिमिनेटेड, कि जो एलिमिनेशन वाले क्वेश्चंस थे अब यूपीएससी ने एलिमिनेट कर दिए. और जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था जब हमने डिस्कस किया था कि डू आई रियली नीड टू वरी अबाउट द चेंजिंग पैटर्न ऑफ द यूपीएससी प्रीलिम्स 2023, तो उसमें एनालिसिस में मैंने ऑलरेडी आपसे कहा था कि हाँ, यूपीएससी के इस बार के हॉट फेवरेट क्वेश्चंस थे जिसमें उन्होंने ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या ऑल द 4 उस टाइप के ऑप्शंस दिए थे. बट स्टिल वी हैव अराउंड 7 to 8 क्वेश्चन आस्क्ड बाय द यूपीएससी जिसमें हमारे पास 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे, स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2, एंड देन वी हैव ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 एंड नन ऑफ द अबव. ओके, ये हमारे पास 7-8 क्वेश्चन इस बार यूपीएससी के प्रीलिम्स में आए हैं. देखिए, जब भी हम लोग पेपर अटेम्प्ट करते हैं, बात हम ये करने वाले हैं आज कि वाकई में क्या पेपर टफ था, क्या वाकई में क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स के बहुत टफ थे, अटेम्प्टेबल नहीं थे, या फिर एक जो सीरियस कैंडिडेट जो नॉर्मल प्रिपरेशन करता है. नॉर्मल प्रिपरेशन से मेरा मतलब यहाँ पे देखिए क्या है कि जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं हमारे पास वो हम सारी की सारी स्टडी करते हैं, जो क्लासेस में हमें मटेरियल मिलता है वो हम स्टडी करते हैं, और जो क्लासेस हमें बताई जाती हैं, जो क्लास में हमारी फैकल्टीज जो क्लासेस लेती हैं, अगर मैं अपनी क्लास की बात लूँ तो क्या उनके बेसिस पे हम प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं. तो मैं इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन केवल आपसे इस बारे में डिस्कस करने वाला हूं. ठीक है, तो देखिए पॉइंट ये है कि मैंने जैसे पहले भी अपनी क्लासेस में जब मैं स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूं तो मैं बोलता हूं कि पेपर में आपको पैनिक ना होके ये ढूंढना होता है कि इजी क्वेश्चन कहाँ पे है. इजी क्वेश्चन का मतलब वो क्वेश्चन है जो क्वेश्चन आपको आता है, बिकॉज जो क्वेश्चन अगर आपको आता नहीं है तो वो तो टफ है ही, चाहे वो कितना ही सिंपल क्वेश्चन क्यों ना हो. यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? द पॉइंट इज वेरी सिंपल. इजी क्वेश्चन फॉर समवन इज वन दैट यू नो एंड दैट यू स्टडीड अर्लियर. ठीक है, अब देखिए इकोनॉमिक्स में जो स्टैंडर्ड हमारे टॉपिक होते हैं कि इन टॉपिक्स को हमें कंप्लीट करना है, बैंकिंग, फिस्कल पॉलिसी, इन्फ्लेशन, कैपिटल मार्केट एंड द अदर टॉपिक्स. एंड देन आफ्टर दैट जो हमारा पॉइंट होता है कि हमें साथ ही साथ इन टॉपिक्स को कवर करने के बाद हमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करने हैं और साथ ही साथ हमें करंट अफेयर्स भी कंप्लीट करने हैं, एंड वट एवर नोट्स विच आर बीइंग गिवन बाय द इंस्टीट्यूट वो भी हमें कंप्लीट करने हैं, या फिर जो भी स्टैंडर्ड बुक मैं फॉलो कर रहा हूँ वो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ. अब देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा वन बाय वन, नॉट एज पर द नंबर, द सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय द यूपीएससी. आई एम जस्ट रीअरेंजिंग द क्वेश्चन एज पर द डिफिकल्टी पैटर्न, और क्या वो चीजें हम क्लास में नॉर्मली डिस्कस करते हैं या नहीं करते हैं. ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स का पॉइंट ये होता है कि मुझे सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने, क्योंकि आप जानते हैं इस साल की कट ऑफ थी 88.2 के आसपास जनरल कैटेगरी की. ओके, सो इट वाज 88.2 ओनली. So it's not like that I need to attempt all the question. I need to attempt question to crack. I need to attempt question only for the sake of reaching to those number of questions by which I can go for the mains examination. That is what I need to do as a part of my preparation. ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे है वो क्वेश्चन नंबर 49 है, और ये सेट बी के क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 49 में आप देखेंगे तो ये जो टॉपिक है हमारा, जो फाइनेंस कमीशन के टॉपिक से क्वेश्चन हमारा आया है, जो हम आर्टिकल 280 के अंदर फिस्कल पॉलिसी में स्टडी करते हैं. ठीक है, और हर क्लास में नोट्स बनवाए जाते हैं कि फिस्कल पॉलिसी में फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल 280 के अंदर जो अभी हमारी 15th फाइनेंस कमीशन आई है जिसके हेड NK सिंह थे, उनमें किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रख के उन्होंने टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी है. ठीक है, जिसमें सिंपल सी बात है, दो चीजें बताई जाती हैं आपको, एक वर्टिकल टैक्स डिवोल्यूशन, एक हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन.
और उसमें सारे पॉइंट्स का मतलब भी बताया जाता है और सारे पॉइंट्स को समझाया भी जाता है। गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बाकी आप लोग जानते हैं, जो भी मेरे बैचेस के स्टूडेंट हैं, पुराने बैचेस के करंट बैचेस जो मेरे पीडब्ल्यू के अंदर चल रहे हैं, आपको पता है कि ये चीज़ हम क्लास में हमेशा डिस्कस करते हैं और काफ़ी डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो हमें पता है कि इन पांचों में से कौन कौन सी चीज हमारी फाइनेंस कमीशन के 15 फाइनेंस कमीशन के पैटर्न्स में आती है फॉर द सेक ऑफ टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन दी स्टेट्स इन केस ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, तो मैं कहूंगा अ स्टूडेंट हु इज प्रिपेयरिंग सीरियसली, दे आर रीडिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक्स, they are reading this particular topic without any doubt. Okay, so I would say this question is not tough, even though it is not a question of elimination, but the question is very easy for those candidates who prepared and who attended the classes. Okay, अगर मैं अपने क्लास पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं, this question is easy. So पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लायक बहुत आराम से है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। स्टरलाइजेशन का जो टॉपिक है, जब हम फॉरेन एक्सचेंज की बात करते हैं, मैं आपको डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन के बारे में हम क्लास में बताते हैं, तो आपको पता है उसमें स्टरलाइजेशन, प्रिजनर्स डायलेमा, ये चीज़ें दोनों डिस्कस की जाती हैं और ये भी बताया जाता है कि अभी जो रुपी हमारा डेप्रिशिएट हो रहा है उसके पीछे रीज़न क्या है। हम रियर भी डिस्कस करते हैं, नियर भी डिस्कस करते हैं, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब स्टरलाइजेशन की बात की जाती है तो उसमें ओपन मार्केट ऑपरेशंस की बात की जाती है। So they're not even asking the concept, they're only asking the, a fact, a simple knowledge that you need to have. So I would again say this question is comparatively very easy for a candidate who is preparing. It's a very easy question. Getting what I'm trying to say? अब देखिए, अगर मैं थर्ड क्वेश्चन देखूं, कंसीडर द फॉलोइंग मार्केट्स। टी गायब हो गया है, हम लगा देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन भी हमारा एलिमिनेशन वाला नहीं है, परंतु अगर मैं एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से कहूं तो दिस इज नॉट अ टफ क्वेश्चन एट ऑल। बिल्कुल भी टफ क्वेश्चन आपका ये नहीं है। क्यों नहीं है टफ क्वेश्चन, मैं बताता हूं अभी आप। सो द पॉइंट इज व्हाट, अगर हम यहां पे हम बात करें, देखिए तो बहुत ही सिंपल सी बात है। जब हम क्लास में बैंकिंग डिस्कस करते हैं, जब हम क्लास में कैपिटल मार्केट का टॉपिक डिस्कस करते हैं, जब हम क्लास में पब्लिक डेट का टॉपिक डिस्कस करते हैं, तो ये बात ही बहुत ही क्लियर तरीके से बताई जाती है कि गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट किस में आती है। इनफैक्ट ये पॉइंट लिखवाया भी जाता है क्लास के अंदर कि गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट किसका पार्ट है, कैपिटल मार्केट का पार्ट है या फिर वो मनी मार्केट का पार्ट है, किसका पार्ट है। और आप जानते हैं इट्स अ पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट ओनली। फिर आपको ये भी बताया जाता है, जब कॉल मनी मार्केट हम पढ़ते हैं, इसमें हम मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस के बारे में बात करते हैं, फिर हम टी बिल्स के बारे में बात करते हैं, हम स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हैं। तो टी बिल्स में मैं जब आपको बताता हूं क्लास के अंदर कि दिस पर्टिकुलर थिंग इज बेसिकली बीइंग कमिंग फॉर लेस देन 1 ईयर, और जब हम सीओडी की बात करते हैं बैंकिंग के अंदर, हम टी बिल्स की भी बात करते हैं। सो पॉइंट ये है कि ये सब चीजें क्लास में बहुत ही, कोई भी मान के चलिए नॉर्मली हर क्लास के अंदर ही बताई जाती है। So I would say again, when it comes to answering this question, though it is again not a part of elimination, but a very very easy question to be attempted. तो कहीं टफ नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट अगेन हुआ बना रखा है, पेपर बहुत टफ आया है। तो देखिए अभी हमने 3 क्वेश्चंस की बात करी है, पहला, दूसरा और तीसरा, केवल हमने रीअरेंज किए इनके सीरियल नंबर, और अभी आपको देख के लगे यार पेपर तो बड़ा आसान था, 3 क्वेश्चन तो बड़े आसान है, ये तो सिंपल इजी तरीके से वी कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए कोविड के बाद न्यूज़पेपर भरे पड़े हैं, रोज न्यूज़पेपर के अंदर ये चीजें आती हैं क्या कि पोस्ट पेंडेमिक इन्फ्लेशन हो गई है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाई है, चाहे वो यूएस है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो यूरोप है, हर जगह इंटरेस्ट रेट बढ़ने को हमें देखने को मिल रही है। ओके, सो स्टेटमेंट देखिए, in the post pandemic recent past many central banks worldwide had carried out interest rate hikes. Central bank generally assumes that they have the ability to counteract the rising consumer prices via monetary policy means. अब देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन यूपीएससी ने यहां पे पहुंचा है,
तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा, इसमें कुछ भी टफ नहीं है, इसमें कुछ भी ज्यादा दिमाग लेने की कोशिश नहीं है, और ये कॉन्सेप्ट क्लास में बताए जाते हैं, समझाए जाते हैं, कोई भी इशू इस क्वेश्चन में नहीं आना चाहिए। सो इवन इफ यू सी द क्वेश्चन नंबर 4, आई वुड से इट इज अगेन वेरी easy to be answered by a candidate who attended the classes and moreover a candidate from the non-economics background। जिसका इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड है वो तो सॉल्व कर ही लेगा, जो नॉन इकोनॉमिक्स वाला है वो भी बहुत इजी तरीके से इसको सॉल्व कर सकता है, तो कोई इशू नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब पांचवा क्वेश्चन देखिए, हमने केवल नंबर रीअरेंज किए हैं, ठीक। कंसीडर द इन्वेस्टमेंट्स इन द फॉलोइंग एसेट्स, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसीडर्ड इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट। जब हम WTO की क्लास डिस्कस करते हैं, हम कॉपीराइट्स इन सब के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, आप कहेंगे सर हमने क्लास में आपने ये तो बताया नहीं कि मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स क्या होता है, इन्वेंट्री क्या है। इन्वेंट्री का आपको मैंने हमेशा बताया है कि जब हम क्लास में डिस्कस करते हैं GDP का टॉपिक, ठीक है, तो उसमें मैं आपको बताता हूं व्हेन वी आर डिस्कसिंग द टॉपिक ऑफ द GDP मेथड्स कैलकुलेशन, और वहां पे हम तीनों मेथड्स की जब बात करते हैं कि हमारे पास आउटपुट मेथड है यानी कि प्रोडक्शन मेथड है हमारे पास, या हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड है, या फिर हमारे पास व्हेन वी डिस्कसिंग द मेथड ऑफ दिस इनकम मेथड, तो वहां पे जब हम एग्जांपल लेते हैं तो मैं इन्वेंट्री के बारे में आपको बता दूं, जैसे हम स्टॉक कहते हैं, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, इन्वेंट्री जो हम बात करते हैं, तो मैं पता है दिस इज समथिंग विच इज टेंजिबल दैट यू कैन सी एंड यू कैन टच, गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। और मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट तो आप जानते हैं, इट इज समथिंग विच इज अ डेटाबेस इन द कंप्यूटर ओनली, तो ये तो इंटेंजिबल हुआ है, टेंजिबल कहां से हुआ ये, you getting what I'm saying? So the point is what, again when it comes to answering this particular question, it's not something where you need a very deep knowledge of economics और यहां पे आपको चाहे रट्टा मारना पड़े, नो, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। तो देखिए पांचवा क्वेश्चन भी हम जो देख रहे हैं भी सिंपल है, काउंट करिए देखिए फिर से, पहला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऑल द फिफ्थ 5 क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल, ठीक। अब हम आगे बढ़ेंगे 6 क्वेश्चन पे। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन जो है, इट्स समथिंग विच इज वेरी बेसिक। आप कहेंगे सर यहां तो फैक्ट पूछ लिए तो बड़ा टफ है, ठीक है। अब देखिए ये सब जानते हैं, न्यूज़पेपर में भी आ रहा है, जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं हम ये भी बताते हैं आपको कि हमारे इंडिया का जब बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करते हैं तो नेगेटिव में है, ओके। एंड व्हेन इट कम्स टू सर्विसेज वी आर डूइंग वंडरफुल जॉब, और ये फैक्ट्स बहुत सिंपल है, बार बार न्यूज में आपको देखने को मिलता रहता है। So it's not something that we need to kind of mug up or remember all these facts. It's something which is very simple. कि हमारा 3.2% नहीं, ये तो हमारा टारगेट है भैया 2030 तक पहुंचने का, ये तो हमारा टारगेट है कि हमें इतने % तक हमारा शेयर लेके जाना है। इट इज नॉट समथिंग दैट वी बीइंग करंटली डूइंग इन केस ऑफ आवर कंट्री, तभी तो मेक इन इंडिया कैंपेन को चलाया गया है, तभी तो PLI स्कीम को चलाया गया है, गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो ये तो हमें पता है फैक्ट गलत है ये। Then after that, many local companies and some foreign companies operating in India took advantage of PLI scheme. That we know this thing. कभी सैमसंग, कभी कोई अलग अलग कंपनीज की यहाँ पे बात आती रहती है। Getting what I'm saying? So हमें पता है कि this is something that we know as a part of GK, as a part of our discussion, as a part of our newspaper, things which have been coming on daily basis. It's not something to be answered in a difficult manner. It's a simple question again. I won't say it's very simple, but comparatively, it cannot be termed as a tough question. Getting what I'm saying? तो हमने क्या किया, सिर्फ उस नंबर को यहां पे लिया। अब सोचिए अगर यूपीएससी आपको इस सीक्वेंस में क्वेश्चन देता तो आपको कितना आसान लगता पेपर। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो 6 क्वेश्चन तो हमारे सॉल्व हो गए। अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं। अब 7वें क्वेश्चन में कहेंगे सर ये कैसे, ये आसान थोड़ी, ये भी टफ क्वेश्चन है। नो, इट इज नॉट अ टफ क्वेश्चन। क्लासेस को केवल ध्यान रखना है आपको। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स MSP फॉर नाइजर सीड्स. Niger is cultivated as a kharif crop. Some tribal people in India use Niger seed oil for cooking. ये देखिए, ये हमारे टाइटन बैच का एक स्क्रीनशॉट मैंने यहां से लिया है, और यहां पे अगर आप ध्यान से इस चीज को देखेंगे तो यू विल फाइंड कि जब हम क्लास में MSP के बारे में बात करते हैं, सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है क्या नहीं है, तो इस लिस्ट में यहाँ पे आपको 2 लिस्ट दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे एक ही आपको स्क्रीनशॉट दिया है, एक 17-18 का कंपैरिजन दिखाता हूँ, एक आपको मैं करंट कंपैरिजन दिखाता हूँ। सो इफ यू सी हियर इट इज मेंशन इन नाइजर सीड, ठीक है, और सारी खरीफ क्रॉप की ही बात करते हैं। मैंने आपको कभी रबी की तो मैंने वहां पे दिखाया नहीं आपको। एंड मोर ओवर व्हेन वी पीपल आर गोइंग ऑन द वेबसाइट ऑफ CACP, देयर आल्सो आई एम प्रोवाइडिंग विद द लिस्ट ऑफ ऑल द क्रॉप which are basically being given by CACP regarding the MSP and the other, तो वो भी हमें पता है। और क्लास में ये भी मेंशन किया था कि once the class will be over you need to see the list so that you will get a knowledge कि what all crops we have as a part of MSP which is being announced by government of India through the CACP. Getting what I'm saying? तो क्वेश्चन का पॉइंट यहाँ पे क्या है कि ये हमें 2 पॉइंट्स तो पता ही है
अगर 2 पॉइंट्स मुझे पता है, देन ऑब्वियसली एज यू नो व्हेन इट कम्स टू द अदर सब्जेक्ट प्रिपरेशन लाइक जीएस एंड द जीके पार्ट, देन आई वुड से 2 स्टेटमेंट मुझे पता है, तीसरे में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। अब देखिए थोड़ा दिमाग यहां लगे, यार बीज है, तेल तो बनता ही होगा शायद, तो वहां पे मैं कहूंगा इट्स नॉट इजी बट इट इज अ कंपैरेटिवली मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन। गेटिंग? तो सोचिए अगर ये सीक्वेंस हमारा होता और ये हमारा 8th क्वेश्चन होता तो हमें लगता है यार पेपर तो आसान है, कोई मुश्किल ही नहीं है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 47। ओके, फिर आगे देखिए, जब हम बात करते हैं ये G20 वाली बात है। अब देखिए G20 तो ऐसी चीज है, आप जानते हैं कि बवाल मचा रखा है पूरा इसके ऊपर, लाइन लगी पड़ी है न्यूज में, हर जगह गवर्नमेंट के, यहाँ पे हरियाणा हो चाहे दिल्ली हो चाहे यूपी हो, हर जगह जहां पे आप देखेंगे बीजेपी की सरकार है, G20 तो खूब चिपका रखा है, अध्यक्षता मिली है, वी आर प्रेसिडेंट, वी आर दिस, वी आर दैट, ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं। और आप जानते हैं जो चीज न्यूज में डेली बेसिस पे अपीयर हो रही है उस पर तक क्वेश्चन आने के चांस कंपैरेटिवली ज्यादा बन ही जाते हैं। और आप जानते हैं कि हम तो हमेशा डिजिटल इंडिया पता नहीं किस किस की बात करते हैं, एज यू आर अवेयर अबाउट इट। सो digital public infrastructure, the G20 group was originally established as a platform for the finance ministers and central bank governor to discuss the international economic and financial issues. Is it really tough question? Simple question. You getting what I'm trying to say? The point यहाँ पे क्या निकल के आता है कि ये भी क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, इट्स अगेन कंपैरेटिवली इजी। तो सोचिए अगर ये हमारा 9th क्वेश्चन होता तो क्या टफ देखने को मिलता हमें? तो हम कहते हैं यार पेपर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो रहा है। और पता है ना केवल कितने आधे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 50% वी नीड टू सॉल्व आउट ऑफ कंप्लीट पेपर। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अगला क्वेश्चन देखिए, ये मैं कहूंगा कि देखिए ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंस द टर्म बीटा रेफर्स टू, हां हम क्लास में डिस्कस नहीं करते हैं फॉर श्योर, बट व्हेन आई एम प्रोवाइडिंग यू द क्लास नोट्स, जो एक मैं हैंडआउट प्रोवाइड करता हूं कैपिटल मार्केट का, उसमें आपको बीटा की इंफॉर्मेशन वहां पे दी जाती है कि बीटा होता क्या है, नॉट इन टर्म्स ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, नॉट इन टर्म्स ऑफ दी 1 -1 +1 वट एवर इट इज, बट यस द बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज बीन गिवन ओवर देयर। क्योंकि देखिए कैपिटल मार्केट की इतनी सारी टर्म्स होती हैं जो हम लोग नहीं क्लास में कंप्लीट कर सकते हैं, we can do only those which are being coming in news, okay, or which we are discussing those things which are supposed to be discussed as a part of our general knowledge base. Getting what I am trying to say? तो उस केस में आप कह सकते हैं अगर आपने क्लास नोट्स पढ़े हैं तो ये सॉल्व हो जाएगा, क्लास नोट्स नहीं पढ़े हैं तो कंपैरेटिवली आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली टफ ही लगेगा क्योंकि हमें पता नहीं है इसके बारे में। गेटिंग? जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अगर पता है तो ईजी है, नहीं पता है तो बहुत टफ है। इट्स वेरी सिंपल इक्वेशन। गेटिंग? अगला क्वेश्चन देखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप। मैं कहूंगा देखिए डीप नॉलेज नहीं, मगअप चाहिए, रट्टा चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्योंकि पूछा जा रहा है सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोग्राम वाज ओरिजिनली इनिशिएटेड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय प्रोवाइडिंग माइक्रो क्रेडिट टू द फाइनेंशियली डिप्राइव्ड। बहुत मुश्किल है एग्जामिनेशन कंडीशन में याद आ पाना किसने स्टार्ट किया था, क्योंकि हम इन चीजों पे ध्यान देते ही नहीं है जब हम तैयारी करते हैं। हम सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब जानते हैं, काम करने का तरीका जानते हैं, क्योंकि इस टॉपिक को मेंस पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं ना कि प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। तो इसलिए मैं कहूंगा हाँ भैया डेफिनेटली ये क्वेश्चन टफ है। एलिमिनेशन चॉइस है नहीं, पर एलिमिनेशन होता तो डेफिनेटली इजी हो जाता, क्योंकि उस केस में हमें पता है ये स्टेटमेंट ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है, पर पहली स्टेटमेंट में भयंकर कंफ्यूजन है, भयंकर कंफ्यूजन है। पर फिर भी देखिए अगर मुझे पता है 2 स्टेटमेंट ठीक है तो इसका मतलब ये तो गलत हो ही गया, ये भी गलत हो गया। ऐसा नहीं एलिमिनेशन यू आर बीइंग एबल टू एलिमिनेट कंप्लीटली। अगर आपको नॉलेज है यहां पे कि 2 स्टेटमेंट मेरी ठीक है तो मैं फंसा किसके बीच में, ओनली 2 या ऑल 3 के बीच में। ओके, आई एम बेसिकली स्टक इन बिटवीन ओनली 2 और ऑल द 3। समझ पा रहे मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? दैट इज वेयर वी एक्चुअली स्टक। ठीक है, तो यहां पे 50-50% चांस है क्वेश्चन को सही सॉल्व करने का या फिर ना सॉल्व कर पाने का। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो देखिए जो बार बार बोलते हैं एलिमिनेशन हैज बीन एलिमिनेटेड, नो इट्स नॉट लाइक दैट। अगेन कुछ नॉलेज है तो यहां पे 50-50% मार्क के इसमें चांस लिया जा सकता है। ठीक है, घबराने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है भाई, पेपर को आराम से काम तरीके से कूल तरीके से सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट होती है।
गेटिंग? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आई वुड से इट्स अ मॉडरेट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें 50-50 बनना है, वो मॉडरेट क्वेश्चन है आपका। अगला देखिए, Central bank digital currency consider the following statement. It is possible to make payments in a digital currency without using the SWIFT, US dollar or SWIFT system. A digital currency can be distributed with conditions programmed into it such a time frame for spending it. नहीं पता भाई, बिल्कुल नहीं पता। टफ क्वेश्चन है, इतना डीप में हमने डिजिटल करेंसी ना पढ़ा है ना पढ़ाया है एट ऑल, बिल्कुल नहीं पढ़ा, तो नहीं पता हमें। हम कहेंगे ये टफ है, इसको हम क्वेश्चन को हमें छोड़ना है। वी नीड टू लिव दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, लीव दिस क्वेश्चन। गेटिंग? अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू MSME डेवलपमेंट एक्ट 2006 द मीडियम एंटरप्राइजेस आर दोज विद इन्वेस्टमेंट्स इन प्लांट एंड 15 करोड़ एंड मशीनरी बिटवीन 25 करोड़। देखिए, पहली बात तो यह है कि इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। इसने बोला प्लांट एंड मशीनरी बिटवीन 15 एंड 25 करोड़, ये स्टेटमेंट इसकी दी है। और देखिए, अगर आपको याद हो जब ये एक्ट अमेंड हुआ था तो इस लेवल को जाके मीडियम कंपनी केस में इसको 250 करोड़ तक ले गए थे, सो दैट दे विल बी एबल टू गेट द टैक्स बेनिफिट, दे विल बी एबल टू गेट द फैसिलिटी ऑफ चीपर लोन। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। ऑल बैंक लोन्स टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस क्वालिफाई अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। ठीक है, अब देखिए क्लास में तो हम यही बताते हैं कि MSME को दिए गए लोन्स जो हैं वो प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर काउंट होते हैं। ओके, एंड वी हैव अ सेपरेट सीलिंग ऑफ 7.5% फॉर माइक्रोस इंडस्ट्रीज ऑल्सो। ठीक है, बट यहां पे कुछ लोगों ने इतनी डीप में जाके इंफॉर्मेशन निकाल के लेके आए हैं, वो ये कह रहे हैं कि सारे के सारे लोन जो MSME को दिए थे वो PSL के लिए क्वालिफाई नहीं करते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को लेके मैं डाउटफुल हूं क्या ये ठीक है या नहीं है। UPSC को उसको आंसर की में क्या लेके आएगा, दैट टाइम वी विल गेट टू नो। So, but I would say if I would have attempted this question in the paper, then I would definitely marked, as a B only, because that is what I know. It is something which is known to a candidate who is preparing. तो पता तो रियलिटी तभी पता लगेगी जब UPSC आंसर की प्रोवाइड करेगा, बट फॉर द टाइमिंग आई वुड से कि अगेन इट्स अ मॉडरेट लेवल क्वेश्चन व्हेन इट कम्स टू अटेम्प्टिंग इट। अगला देखिए भैया, अनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटेजी, it's provide this. It runs a campaign for delayed cord clamping at the time of childbirth. It provides for periodic deworming of children to adolescents. It addresses non-nutritional. I would say काफी टफ क्वेश्चन है, क्योंकि काफी डीप नॉलेज इस स्कीम के बारे में आपको चाहिए, क्योंकि भैया 4 स्टेटमेंट हैं और चारों स्टेटमेंट्स बहुत ही डीप तरीके से पूछी गई हैं। नहीं आइडिया होता है एग्जाम में, इतना डीप याद नहीं आ पाता है, मैं आपको बताऊं। इक्का दुक्का मास्टर होगा कोई, कहता है टॉप नॉच इंटेलिजेंट पीपल, दे कैन डू इट। आई वुड से दिस इज समथिंग विच इज सपोज टू लीव दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन वेयर यू हैव सच अ डीप स्टेटमेंट एंड सच अ वेयर यू नीड टू हैव अ वेरी डीप नॉलेज अबाउट दिस काइंड ऑफ स्कीम्स। सेम चीज आपको दिखेगा एक और स्कीम जो पूछी गई जननी सुरक्षा योजना के अंदर। पहली स्टेटमेंट में ही डाउटफुल हो जाते हैं, बट देखिए फिर भी मैं आपसे क्या कहता हूं, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस मैटरनल एंड नियोनेटल मोर्टेलिटी अमंग पुअर एंड प्रेग्नेंट वुमेन। ये हमें पता है, इसका स्कोप है ये। इट एम्स टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अमंग पुअर प्रेग्नेंट वुमेन, ये भी हमें पता है। जननी सुरक्षा योजना नाम से ही पता लगता है कि हाँ भैया ये दोनों चीजें तो हैं ही हैं। ठीक है, अब मुझे पता है 2 स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो इसका मतलब मैं इसको एलिमिनेट कर पाऊंगा केवल, बिकॉज एन 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक, चौथी स्टेटमेंट पढ़ता हूं। इट्स ऑब्जेक्टिव इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज टू सिक इन्फेंट्स अप टू 1 ईयर ऑफ एज। कहीं ना कहीं माइंड में आता है, कहीं ना कहीं माइंड में आता है, अगर जननी सुरक्षा योजना है तो चाइल्ड कहां से आया। इट्स मोर अबाउट डिलीवरी, इट्स मोर अबाउट गिविंग मनी, इट्स मोर अबाउट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। तो कहीं ना कहीं जब आप एग्जाम में पढ़ते हैं और लॉजिक लगाते हैं ना, बिकॉज एवरीवेयर यू आर नॉट, यू कैन नॉट सॉल्व एवरी क्वेश्चन विद दैट यू नो एवरीथिंग। इट्स अगेन समथिंग दैट यू नीड टू प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ लॉजिक ओवर देयर। तो देखिए, अगर मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं तो मैं कहता यार ये तो गड़बड़ लग रही है, यानी कि मेरे हिसाब से अब देखिए चारों स्टेटमेंट तो करेक्ट नहीं है, यानी कि एक तो मैं एलिमिनेट कर पाया, तो मेरे पास बचा क्या अब, या तो यह दोनों स्टेटमेंट ठीक है या फिर तीसरी स्टेटमेंट ठीक है। तो ये जो मैं 50-50 में यहां पे फंस गया हूं ना, मैं यहां पे
ये मुझे तब अटेम्प्ट करना होता है जब मुझे लगता है कि भैया मेरा पेपर क्लियर नहीं होने वाला है, मैंने उतने नंबर ऑफ सफिशिएंट क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए जिससे कि मैं कट ऑफ पार कर पाऊं, तो मुझे यहां पे 50-50 का चांस लेना पड़ेगा. सो आई वुड से इट्स अ कंपैरेटिवली moderate level of question. It's not tough. It's a moderate. I won't say it's easy. I won't say it's a tough question. It's a moderate level of question. अगला क्वेश्चन देखिए हम. The Stability and Growth Pact of European Union is a treaty. बहुत पुरानी ट्रीटी है भाई, बहुत पुरानी है. यूपीएससी ने क्यों पूछी, क्या करके पूछी, कहां से करंट अफेयर्स में पूछी? हार्डली. इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, जब मैंने करंट अफेयर्स पूरे बच्चों को एक साल के प्रिपेयर करके दिए और मैंने क्लास में डिस्कस किए, तो मैंने भी इस चीज को डिस्कस नहीं किया है. तो मैं कहूंगा कि आउट ऑफ द लीग क्वेश्चन है. हो सकता है कहीं करंट अफेयर में आया हो, पर मैंने ध्यान नहीं दिया भैया, छूट गया मेरे से. आई वुड से इट्स अ टफ क्वेश्चन दैट यू सपोज टू लीव. ठीक, पढ़ना भी नहीं है मुझे. अब देखिए, रिसेंटली यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन हैव लॉन्च द ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल. करी होगी भैया, मुझे तो नहीं मालूम है. द यूएसए द यूरोपियन यूनियन क्लेम दैट थ्रू दिस दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड फिजिकल प्रोडक्टिविटी अंडर देयर कंट्रोल. नहीं पता भैया. और देखिए, सेकंड स्टेटमेंट में अंडर कंट्रोल क्या है मुझे नहीं पता, और कहीं पढ़ के लगता है कि नहीं यार इतने तो बुरे नहीं है, अच्छे अच्छे लोग हैं वहां पे जो रहते हैं, तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. बट फिर भी मैं कहूंगा नहीं पता है तो छोड़ दे भैया, लीव इट. अगला देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर यूएनओपीएस सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन. मैं आपको बताऊं, व्हेन वी पीपल वर प्रिपेयरिंग द आंसर की, इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में कम से कम 15 से 20 मिनट लग गए, क्योंकि हर जगह अलग अलग इंफॉर्मेशन दे रखी है. तो फाइनली जाके हमें एक उनके डॉक्यूमेंट में कहीं जाके कोने में इंफॉर्मेशन मिली कि भैया 4 में से 3 इंक्लूड करते हैं, चारों के चारों इंक्लूड नहीं करते. आई वुड से लीव इट. टफ. लास्ट क्वेश्चन देखिए, Which among the following best describes the concept of small farmer large field? पता है तो ठीक है, नहीं पता तो नहीं बात. बट हाँ, मैं आपको कहूंगा कि ये क्वेश्चन भी ऐसा है जो टफ नहीं है, इजी भी नहीं है, बट हाँ अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आई वुड से इट्स अ मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चन. कि स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड का मतलब क्या होता है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स में से आए हैं. ठीक, एक क्वेश्चन जो आपका और है लास्ट. Carbon market are likely to be one of the most widespread tools in the fight against climate change. 10 इंस्टीट्यूट्स की मैंने कीज देखी, सबके आंसर अलग है भाई, सबके आंसर अलग है. हार्डली बी आई एम एबल टू सी अ यूनिफॉर्मिटी इन टर्म्स ऑफ आंसर, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये यूपीएससी ही बताएगा अगले साल फाइनल रिजल्ट के बाद कि आंसर इसके रियलिटी में है क्या. गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो द पॉइंट इज व्हाट, इट्स समथिंग विच इज टफ. कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट. बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, मैं आपको बताऊं. कार्बन मार्केट लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल्स इन फाइटिंग अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज. हाँ ये ठीक है, दिस इज समथिंग विच इज फाइन कि हाँ ठीक है शायद, बट सेकंड में भयंकर कंफ्यूजन. तो देखिए पॉइंट क्या है यहां पे, अगर हम देखते हैं कि क्वेश्चंस देखने में पढ़ने में टफ है डेफिनेटली, क्योंकि जब इन क्वेश्चन से पेपर स्टार्ट होगा ना तो भैया पसीने आ जाएंगे बुरे वाले. बट स्ट्रेटेजी क्या है, हैव your nerves in control and then just find the easy questions which you study. और वो हमारे पास है ऑलरेडी, मैं स्टार्टिंग में आपको दिखा चुका हूं. अब देखिए, जब हम इन्वेस्टमेंट आईटीज के बारे में पढ़ते हैं तो मैं आपको बताऊं, क्लास में मैं बताता हूं बेसिक इसके बारे में क्या है क्या नहीं है, इनकी तरीका क्या है, सेबी के अंदर रजिस्टर्ड है या नहीं है. बट भैया सरफेजी का पार्ट है या नहीं है, एग्जाम्शन है या टैक्स में नहीं है, भैया आपको इन्वेस्टमेंट थोड़ी करा रहे हैं इसके अंदर, हम इसका मतलब बता रहे हैं आपको क्लास के अंदर. बट यूपीएससी समथिंग विच इज अनप्रेडिक्टेबल. पूछ लिया भैया टैक्स के बारे में, जैसे पहले इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड के बारे में पूछा गया था एक बार. आई वुड से अगेन समथिंग कंपैरेटिवली टफ क्वेश्चन बिकॉज यू नीड अ वेरी डीप नॉलेज एंड समथिंग विच इज वेरी स्पेसिफिक आस्क्ड बाय द यूपीएससी हियर. ठीक है, तो देखिए पॉइंट यहां पे क्या है कि मैं कहूंगा इसको भी क्वेश्चन को कंपैरेटिवली टफ मान के छोड़ा जाएगा, बिकॉज सेकेंड स्टेटमेंट में हमें यहां पे कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है जब हम इसको पढ़ेंगे. सरफेजी पढ़ते हैं बैंकिंग में, ये पढ़ते हैं कैपिटल मार्केट में, तो वो उससे रिकॉग्नाइज है या नहीं है नहीं पता भैया. वैसे स्टेटमेंट ठीक है, वो मुझे अब पता है ना, ये तब पता है जब मैं एग्जाम के एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आ गया हूं. गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग. बट नहीं पता वहां पे, मुझे नहीं पता, मैं छोड़ के आऊंगा, मुझे छोड़ना चाहिए एक क्वेश्चन. गेटिंग. तो देखिए पॉइंट क्या है, मैं कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूं, अटेम्प्टेबल हैं.
अगर एक कैंडिडेट जो स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करता है, क्लासेस फॉलो करता है, मेरी या किसी और के बारे में तो मैं क्या कहूं, तो आई वुड से यू कैन अटेम्प्ट 1 question, then you can attempt 2 questions, then you can attempt 3, you can attempt 4, 5, no, yes you can attempt 5, अटेम्प्ट तो ये भी हो सकता है 6 अगर नोट्स पढ़े हो, रिटर्न नोट्स जो आपको दिए हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ओके। तो 20 में से 13 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द क्लासेस दैट वी हैव डिस्कस्ड, the classes that we have done, the notes that we have provided, and easily आप कहेंगे कि अगर इसमें से मेरे 2 या 3 गलत भी हो जाते हैं तब भी मैं कट ऑफ क्लियर कर पाऊंगा। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं आप कि जिनमें मैंने 50-50 वाला आपको बताया, अगर उसमें मेरा तुक्का नहीं भी लगता है मान लीजिए, और मेरा गेस वर्क ठीक नहीं होता है और मैं गड़बड़ कर जाता हूं, तो उस केस में भी कहेंगे अगर आपके 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए, क्योंकि देखिए गेस वर्क मैंने किस में बोला आपको, दैट यू सपोज टू डू द गेस वर्क इन व्हाट ऑल क्वेश्चंस, you're supposed to do the guess work, एक तो हमारा ये वाला जिसमें मैं guess work करना है एक, this is the second one, okay, and then the third one, these 3 question। तो ये 3 क्वेश्चन है जिसमें मुझे guess work की हमने बात करी है, और देखिए किस्मत इतनी भी खराब नहीं होगी कि मैं 3 अटेम्प्ट करूंगा तो तीनों के तीनों गलत हो जाएंगे। चलो मान भी लिया यार 13 में से कि हमारे जो 13 क्वेश्चंस जो हमारे पेपर, हाँ, जो हमने अटेम्प्ट करे, ठीक है, 13 में से हमारे 3 गलत हो भी गए, और 3 का मतलब है कि मेरे कितने मार्क्स कट गए, 1 का गलत करने के 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपको पता होती है, तो इसका मतलब है 1 नंबर आपका कट गया। तो फिर भी 13 में से 3 तो ये चले गए और 1 और चला गया, तो इसका मतलब क्या है कि आपके अभी भी 9 आ रहे हैं, विच इज योर 45%, स्टिल यू आर बीइंग एबल टू क्लियर द कट ऑफ। सो पॉइंट क्या है, लॉजिक क्या है, एग्जाम में पैनिक नहीं करना, और पेपर टफ है या नहीं है ये आपकी एनालिसिस पे डिपेंड करेगा, ये आपके एग्जाम में किस तरह से बिहेवियर हो उस पर डिपेंड करेगा। इट्स नॉट अबाउट कि सामने वाले ने बोल दिया, 50 इंस्टीट्यूट्स ने बोल दिया बहुत टफ है, अलग अलग लोग यूट्यूब पे आपको ज्ञान दे रहे हैं बहुत टफ है टफ है टफ है, और आप मान के बैठ गए, आप ऐसे ऐसे डर रहे हैं आप पेपर को देख के। क्या होने वाला है, जैसे स्टूडेंट्स के मेरे पास क्वेरी आती है कि सर बहुत टफ पेपर आ गया, बहुत टफ पेपर आ गया, आप क्या करें, स्ट्रेटेजी सारी फेल हो गई, क्या फेल हो गई भैया, वही आया है, घबराना नहीं है, केवल तैयारी करनी है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक्स थ्रू दिस पर्टिकुलर वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम ब्रिंगिंग समथिंग अबाउट द बैंक नेशनलाइजेशन, जो आजकल बैंक नेशनलाइजेशन की बात करें उसकी पूरी हिस्ट्री, पूरी ज्योग्राफी, सब कुछ बताऊंगा अगले वीडियो के अंदर। सो स्टे ट्यून एंड वी आर गोइंग टू मीट सून ऑन माय चैनल। Thank you very much for watching my video. Please subscribe the channel and please share the videos. Thank you. Bye-bye.